पानी की कमी आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसका हल दिखाने के लिए इंजीनियर टी हनुमंत राव जी ने 4 वाटर कॉन्सेप्ट दिया। इसमें बारिश का पानी, भूगर्भ जल, नदी तालाब का पानी और मिट्टी में बचा पानी सभी को जोड़कर सुरक्षा बनाई जा सकती है। इस विचार को और अच्छी तरह समझने के लिए और जानने के लिए कि ये खेती का भविष्य कैसे बदल सकता है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता से जो इस सोच से गहरे जुड़े हैं। श्री मरी शशिधर रेड्डी सीनियर बीजेपी नेता और मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल, सनत नगर के 4 बार के विधायक है। वो एक पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं जब आंध्र प्रदेश एकजुट था, और उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के रूप में सेवा दी है, जिसमें उन्हें केंद्रीय मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया है। फिलहाल वो डॉक्टर चन्ना रेड्डी ट्रस्ट के सचिव हैं और इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी जानना जरूरी है कि उनका गहरा संबंध हनुमंत राव जी और डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी से रहा है और वो उनके सपने को आगे लेकर चल रहे हैं। इस विषय पर उनसे बेहतर बात कौन कर सकता है। आज हम उनसे जानेंगे कि ये तरीका कैसे खेती और पानी की समस्याओं को बदल सकता है। सर, पल्लवी टीवी में आपका स्वागत है। सर, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। सर, वाटरशेड विकास क्या होता है और पहले इसके लिए क्या कोशिशें की गई है? वाटरशेड को पहले हम समझे कि वाटरशेड का मतलब क्या है। जी। वाटरशेड को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जब बारिश होती है तो थोड़ा थोड़ा पानी तो जमीन में चला जाता है, उसके बाद छोटे छोटे नहरों के जरिए वो बहता हुआ जाता है जी। और छोटे नहर मिलकर बड़े नहर बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इस तरह से बनते जाते हैं। फिर एक वहाँ पर जो माइनर टैंक होता है जहाँ पानी रुका हुआ होता है, जी। तो जो भी इसकी कैचमेंट एरिया है, जो माइक्रो वाटरशेड भी बोलते हैं इसको, जो पानी जिस एरिया में गिरने से इसके अंदर आता है उसको जलग्रहण क्षेत्र वाटरशेड बोलते हैं। और इसका एक रिड्ज होता है, बाउंड्री, जो इसके आगे दूसरे वाटरशेड में चला जाता है, दूसरे नहर में जाता है। जी। तो जैसे नदियों के भी पारिवारिक एरियास होते हैं, हर नदी का एक होता है, जिस तरह से इस छोटे टैंक का ये जलग्रहण क्षेत्र है। और इसको पहले क्या होता था, बहुत पहले वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में 2000 तक हम देखते थे, उसके बाद भी हम देख रहे हैं। वाटरशेड का मतलब चेक डैम, और चेक डैम में काफ़ी कुछ धांधली हुई, काफ़ी बदनामी हुई, बहुत पैसा खर्चा है। वैसे सबसे पहले तो 1973 में 1973 में ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम को लागू किया गया। जब से पिछले 5 दशकों में हज़ारों करोड़ की लागत इस पर देने के बावजूद जो ड्राउट प्रूफिंग होता है, जो सूखे को हम नियंत्रण कर सके, वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसके लिए जो आगे जो पहले होता था उससे ये काम पूरा नहीं होता था, और इसमें हनुमंत राव जी का कॉन्सेप्ट बहुत काम में आया। सर, आगे बढ़ते हैं। हनुमंत राव जी का 4 वाटर कॉन्सेप्ट क्या है और ये पुराने तरीकों से कैसे अलग है? देखिए, ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट का ये है कि पानी के बारे में हमने बात किया जी। कि बारिश की पानी जो जमीन पर बहता हुआ पानी है, जमीन के अंदर जो पानी होता है, और सबसे बढ़कर जो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है जी, ये 60-65% जो पानी का जो पूरा साइकिल होता है उसका मिट्टी के अंदर एक नमी के तौर पर स्टोर हुआ होता है। और इसको बढ़ाने के सबसे ज़्यादा इस पे महत्व है हनुमंत राव जी का 4 वाटर कॉन्सेप्ट जी। और मैं समझता हूँ कि ये इनका 4 वाटर कॉन्सेप्ट में हनुमंत राव जी ने बहुत साफ तरीके से, बहुत ही स्पष्ट कहाँ पर किस तरह का काम करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। और इस वजह से जो ऊपर का रिड्ज होता है, दो हमारा पुनर्भरण क्षेत्र, रिचार्ज एरिया ऊपर का, और नीचे का जो है निर्वहन क्षेत्र कहते हैं उसको, जो डिस्चार्ज एरिया होता है,
तो सारे काम ज़्यादा से ज़्यादा काम ये पूरे ऊपर के रिचार्ज एरिया में होते हैं और इसकी वजह से पूरे वाटरशेड के अंदर पानी आता है और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और इस तरह से आगे इसका उन्होंने बहुत ही बड़ी साइंटिफिक बेसिस है इस पर, ऐसे कुछ ट्रायल एंड एरर की बात नहीं है, जी बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको सोच के बना है। जी एक जहाँ पर वन फॉरेस्ट होते हैं, वन का जो क्षेत्र होता है वहाँ 500 मिलीमीटर की बारिश अगर होती है तो हमेशा हरा भरा रहता है, जी बारिश के मौसम के बाद भी। हम्म, उसके साथ वाले ज़मीन पर ऐसा नहीं होता है, जी बारिश रुक जाती है तो ग्रीनरी, हरापन खत्म हो जाता है। तो कुछ जो नेचुरल हम्म, प्रक्रिया होती है जो इस वन क्षेत्र में होता है, तो इसको रिपीट करने के बारे में सोचते हुए ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया था। बढ़ावा दिया। जी सर। सो 4 वाटर कॉन्सेप्ट पहली बार कब शुरू हुआ था और इसके क्या परिणाम मिले? देखिए 2000 से पहले, हम्म, उससे पहले कई बार या हम देखते आए हैं कि सूखा पड़ता रहा, बहुत भयानक सूखा 2000 में बहुत भयानक सूखा था और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी जी ने एक नीरू मीरू के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जी लोगों में पानी के बारे में एक जानकारी फैलाने के लिए, किस तरह से पानी की बचत कर सकते हैं, कैसे पानी का इस्तेमाल हो सकता है, वो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था। उसके तहत एक वाटर कंजर्वेशन मिशन को भी कायम किया। उसके वो खुद चेयरमैन थे, जी मुख्यमंत्री चेयरमैन रहे और उसमें कई जाने माने लोग थे, अन्ना हजारे भी उसमें थे, राजेंद्र सिंह जो राजस्थान के वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं वो भी थे जी और उनके साथ में टी हनुमंतराव जी, ये बड़े एक्सपर्ट हैं। वो पहले रिटायर्ड इंजीनियरिंग चीफ के अलावा यूएन के लिए काम किया है, वर्ल्ड बैंक के लिए भी काम किया है, 13 एशिया पैसिफिक के देशों के एक कमेटी को भी उन्होंने हेड किया है, तो बहुत अनुभवी हैं। और 4 वाटर कॉन्सेप्ट को सबसे पहले उन्होंने चाइना में इम्प्लीमेंट किया था 90 के दशक के बीच में। तो जब ये वाटर कंजर्वेशन मिशन बना, उसकी टेक्निकल कमेटी बनी जिसके हनुमंतराव जी चेयरमैन थे और उन्होंने एक इसकी सिफारिश की जी और इस सिफारिश को मानते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने तेलंगाना और रायलसीमा के, तेलंगाना में 80-84 गाँव में और रायलसीमा में 100 से बढ़कर गाँव में इसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया था। ओके और जो हनुमंतराव जी ने कहा, उस वक्त तो एक मैनुअल भी बना था। 2003 में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ने मैनुअल बनाया जिसके बेसिस पर वहाँ पर जो इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए आते थे उनको ट्रेन करने के लिए। ओहो तो मतलब ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा प्लान था। किया गया हाँ, था। जी जब स्टार्ट हुआ है इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जानकारी कहीं लोगों में नहीं आई। और सिर्फ एक गांव जहीराबाद के करीब में है, उन दिनों में वो मेदक जिले का हिस्सा होता था, आज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जहीराबाद के करीब में कोहिर मंडल में गोट्टीगारीपल्ली नाम है इस गांव का। वहां पर जो 2001 अक्टूबर में काम शुरू हुआ था, उसके बारे में 2003 जनवरी में एक इंग्लिश जो अखबार है हिंदू, उसमें एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल आया था जी और उसमें बताया गया है कि एक साल के अंदर, आप अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ है, उसका अगले साल बारिश कम होने पर भी फसल पे कुछ असर नहीं हुआ है और किसान खुश हैं। ये सब बहुत विस्तार से उसमें एक लेख लिखा 2001 के रिपोर्ट में, 2003 के जनवरी में। ओके तो विद इन 1 ईयर इसका रिपोर्ट आया। जी उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ और मगर उन दिनों में वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में लोगों की माइंडसेट ठीक नहीं थी, उनकी सोच ठीक नहीं थी कि उससे पहले बहुत स्कैम हुए। वाटरशेड डेवलपमेंट कहते ही लोग समझते थे कि सिर्फ चेक डैम। आज भी आप किसी को ऐसे टच करो वाटरशेड डेवलप, हाँ हमने चेक डैम बनाया। चेक डैम इज द लीस्ट प्रायोरिटी। हनुमंतराव जी के कॉन्सेप्ट में जो सीमेंट विमेंट से चेक डैम बनता है वो कहीं है नहीं, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन तो उस तरह के जो फेलियर्स हुए हैं, जो यहाँ पर कोई उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ, उसको देखकर लोग उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन उनकी कुछ नहीं था।
जी। तो उस वजह से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सर इसी से सर जैसे आपने कहा लोगों को जब भी हम पूछेंगे वो सिर्फ सीमेंट डैम्स की बात करेंगे, तो उसी पे आगे बात करते हुए आपको क्यों लगता है कि तेलुगु राज्यों ने बड़ी लिफ्ट प्रोजेक्ट्स को पसंद किया और हनुमंत राव जी की तकनीक को नहीं अपनाया? ऐसा क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया ना कि जी। ये वाटरशेड डेवलपमेंट इज इक्वल टू चेक डैम। जी, सही तो बताया। उसकी बराबरी चेक डैम से किया और चेक डैम का अच्छा कहीं पर नतीजा नहीं आया। तो ये एक माइंड सेट ऐसी बन गई, हुँ, एक सोच वैसे आ गई लोगों में। हुँ, लेकिन वहाँ पर जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया हुँ, या समझा भी नहीं लोगों ने। चलो 1 साल की बात है, हुँ, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में आगे सोचा नहीं। सोचा नहीं। और उससे बढ़कर क्या हुआ कि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का और हुँ, लोगों के सामने आप लोगों से बात करेंगे, लोग ये समझेंगे कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट से हमको पानी आएगा। हुँ, ये हुँ, लोगों की जो सेंटिमेंट है पानी का, इसको आगे बढ़ ले जाते हुए एक तो ज़रूरत भी है हुँ, पानी के लिए जहाँ हम ये कर सकते हैं। तो पहले दिनों में 100 साल पहले, 150 साल पहले जो नदियों पर जो बांध बांधना शुरू किया जी। है, जो इरिगेशन के हुँ, लिए हुँ, उनको नदी में जो पानी आता था, जो एश्योर्ड वाटर, हुँ, इस अलग-अलग राज्यों को अपने उनकी शेयर दिया जाता था, उनको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके आधार पर प्रोजेक्ट्स बनाते थे। और ग्रेविटी से ज़मीन जो प्रोजेक्ट बनता था उसके नीचे जो ज़मीन है वो नालों से डिस्ट्रीब्यूशन करके पानी बहता। तो वो दिशा ख़त्म हो गई। अब लिफ्ट इरिगेशन वाली बात आ गई। अब 2004 से तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जो भी हम देख रहे हैं मोस्ट फोकस इज ऑन लिफ्ट इरिगेशन। हुँ, हुँ, तो लिफ्ट इरिगेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा होता है हुँ, और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और लोगों में भी एक मत ऐसी एक सोच ऐसी सोच है बैठ गई कि है। जितना हम खर्च करेंगे उतना अच्छा काम होगा। एक एक्सपेक्टेशन वैसा होता जी। है। तो इस सोच को, इस विचार को बदलने की ज़रूरत होगी। तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए इन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जी, जी सर। सर आगे बढ़ते हुए तेलंगाना की बात हमने अभी की, हम राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा कि राजस्थान ने इसे अपनाया है। वहाँ ये कैसे लागू हुआ और इसके क्या परिणाम आए? इस पे आने से पहले और एक बात, इससे पहले का जी, जो जी सवाल है सर। आपने जो बोला जी सर। कि क्यों इस पे नहीं किया, जी, तो एक फिर हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया था 28 फरवरी 2016, जी। इंजीनियस कॉन्सेप्ट लाइंग इन नेग्लेक्ट। हुँ, हुँ, इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसका हुँ, कैप्शन है, हुँ, नीचे 2 पंक्तियां लिखी हैं। हुँ। उसमें क्या कहा गया कि इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट को उसको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया, बैक बैक बर्नर में, मतलब उसको इग्नोर कर इग्नोर दिया। कर दिया। जी। इसकी वजह ये है हुँ, कि इस प्रोजेक्ट्स में वाटरशेड डेवलपमेंट हनुमंतराव जी का जो कॉन्सेप्ट है, हुँ, इसको अमल करने में पैसा नहीं है, कम खर्चे में होने वाला है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़्यादा पैसा मिलता था पुराने प्रोजेक्ट से, वैसा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं मिल रहा है। और शायद इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ा। हुँ। इरिगेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक काम होते गया। तो खैर, तो आप फिर राजस्थान की बात हम कर रहे थे। जी। तो जब यहाँ के तेलुगु राज्यों ने, दोनों आंध्रा तेलंगाना ने इसके बारे में कुछ आगे नहीं बढ़ा, हुँ, हनुमंतराव जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था दिल्ली में। हुँ, और वसुंधरा राजे जी प्रतिपक्ष नेता थे उन दिनों में हुँ। राजस्थान में। राजस्थान में। तो उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को देखा था हुँ, और उनको बहुत वो कन्विंस हुई अच्छा। कि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और राजस्थान के बारे में हम सोचते हैं तो महिलाएं मटका ले जाती मटका हुई लेकर लंबी उनकी लाइन में, लाइन में बहुत दूर चलते थे, कई पानी किलोमीटर। के इंतज़ार में। उनके उनकी उनके सबसे बढ़कर उनके जीवन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या होता था? पानी, पानी भरना। पानी भरना। तो ऐसे हमको एक राजस्थान के बारे में दृष्टि आती दृष्टि है। आती जी। है। तो उसको, और वहाँ पर पानी की दिक्कत है, तो उसको फ़ौरन यहाँ पर जो हुआ तेलंगाना का, उसके बारे में सुनने के बाद हनुमंतराव जी के कॉन्सेप्ट को, उसकी जो महत्व है उसको समझा। हुँ, और 2013 के चुनाव में वो मुख्यमंत्री बन गए। हुँ, उसके बाद फ़ौरन अपना 2014 से लेकर मई 2014 में सबसे पहले वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था राजस्थान, जयपुर में। हुँ,
मुख्यमंत्री उसके उसमें उनकी अध्यक्षता में हुआ। हनुमंतराव जी ने ट्रेनिंग वहाँ पर दिया लोगों को कि किस तरह से इसको कर सकते हैं, और लगातार वहाँ पर जो अधिकारी थे, वहाँ के जो इंजीनियर थे, उनसे काफ़ी इसके खिलाफ एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। इसको कोई ना कोई बीच में ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मगर वो अड़कर बहुत ही सख्ती के साथ उन सबको नज़रअंदाज करते हुए बोला कि हनुमंतराव जी का, और उन दिनों में राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था, और इसको पूरी तरह से हनुमंतराव जी के 4 वाटर कॉन्सेप्ट पे बेस करके उसको अमल किया। इतने बेहतरीन वहाँ पर नतीजे निकले। 1 साल के अंदर जब शुरू हुआ है, पहले 2 जिलों में शुरू किया है, झालावाड़ और बांसवाड़ा। उसके बाद 13 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है। उसके बाद 33 डिस्ट्रिक्ट में लाखों हेक्टेयर का इस तरह का प्रोग्राम हुआ है। आज जी। राजस्थान की पूरी छवि बदल गई है, जी, और सही कहा। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे पूछते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, पहले सूखा रहता था, अब हर तरफ हरियाली नजर आ रही है। तो 1 साल के अंदर बांसवाड़ा में, बावली में देख सकते हैं, 1 साल के अंदर तकरीबन ग्राउंड लेवल तक पानी आ गया, 1-2 मीटर के नीचे तक पानी भर कर आया है। अपने पुराना जो बोरवेल था, जहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करता था, वो खुद ब खुद हैंडल के बगैर पानी उसमें से निकल रहा है। उस तरह उसका स्थिति यहाँ तेलंगाना के गांव में भी ऐसे हो रहा है आजकल। एकदम पानी, बोर नहीं, करंट नहीं, कुछ नहीं, पानी अपने आप आ रहा है। तो ये राजस्थान में हुआ, और एक बार 25 लाख पेड़ वहाँ के वन विभाग ने 1 साल में एक साथ में लगाने का जो कार्यक्रम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रस्ताव अपने मन की बात कार्यक्रम में ये 2016 में इसका वर्णन किया, और बोला कि, और इस कार्यक्रम की सराहना की। तो इस तरह का रिजल्ट वहाँ पर राजस्थान की बात की, अभी हम तेलंगाना की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना का कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है, बहुत चर्चा में रहा। इस पर कितना खर्चा हुआ है, अगर आप हमें बता सकते हैं, और कितनी जमीन सिंचाई गई है, उस पे अगर आप कुछ हमें बताएंगे। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 2016 में सडनली, उससे पहले जो पुरानी कांग्रेस की एक प्रोजेक्ट थी, प्राणहिता चेवल्ला, उसको साइडलाइन करके नई प्रोजेक्ट बनाया। जी। तो इसके अंदर डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आपने जो पूछा है उस हद तक मैं कहूँगा। हालांकि अभी जो मौजूदा सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी, वहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हुई, करप्शन हो, जो उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। खर्चा कितना हुआ है, पहले एस्टिमेटेड उसका खर्चा था, एस्टिमेट था कि 83,000 करोड़ का। आगे बढ़ते बढ़ते मैं समझता हूँ तकरीबन दुगना नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, मगर उसकी लागत बढ़ गई है। समझिए 1 लाख करोड़ हुए, उससे बढ़ के। उसके साथ में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके रनिंग जो चालू रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में 1 एकड़ पे करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया, चलो उतना नहीं, 50 होगा, 25 होगा, जो भी है, मेंटेनेंस पे जो पावर को हम करंट को इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल होता है, और उसके मेंटेनेंस वगैरह, तो वो बहुत महंगा है। तो कितना हुआ है बता नहीं सकते, वो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। दूसरी बात, कितनी ज़मीन को आज पानी मिल रहा है, उसके बारे में पहले उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना था, उसका उद्देश्य ये था कि 180 टीएमसी का इस्तेमाल करेंगे। 180 टीएमसी का इस्तेमाल करके 18 लाख एकड़ में पानी देंगे। अब उस वक्त के जो सिंचाई के जो मंत्री हरीश राव हैं, उनका मैं वीडियो में देख रहा था कि बोले कि नहीं, 18 लाख नहीं, 20 लाख कभी बोल दिया, 36 लाख भी बोल दिया। चलो मान लीजिए, हम इस पे नहीं पढ़ेंगे कितना दिया क्या है, 36 लाख भी अगर आप इसको समझते हैं, 36 लाख का हुआ है वहाँ पर काम, ठीक है। तो अगर हम हनुमंतराव जी का ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके
36 लाख एकड़ को पानी देने का अगर कार्यक्रम हम बनाते तो 5,400 करोड़ में 3 फसल के लिए हम पानी दे सकते। 5,400 करोड़ की बात किधर, और ये आपके 1 लाख करोड़ की बात किधर। फ्रैक्शन, एक छोटे हिस्से में इतना पूरा, और 3 गुना फायदा उससे होता है। 3 तो गुना ये फायदा। कालेश्वरम की बात है। सर, तेलंगाना पे ही बात करते हुए, तेलंगाना की वर्तमान सरकार ने कोडांगल लिफ्ट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी पीछे नहीं रहना चाह रहे थे। कालेश्वरम में इतना बड़ा काम हुआ है, इतना सब जो कुछ भी हुआ है, ये कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये पुराना है, ऐसा नहीं कि प्रपोजल्स तो बनते जाते हैं जी। वो अमल होने में समय लगता है, वो अलग बात है। तो ये बोल रहे कि नहीं है, पुरानी चीज़ है, जो भी है आप करने के लिए आगे प्रपोजल बना के लाए हैं। 4,350 करोड़ इनिशियल एस्टिमेट है, और ये इसका जो पर्पज़ है, मकसद है, ये 1 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी देने के लिए। कृष्णा नदी से पानी को पंप करके 10 छोटे छोटे टैंक्स में भरकर उसके नीचे की जो जो ज़मीन है उसमें 1 लाख एकड़ के लिए देने का ये परियोजना है, और 4-5 साल लग जाएंगे। 3,000 एकड़ की ज़मीन को एक्वायर करना पड़ेगा, तो ये समय लगेगा जी। और इसकी लागत कम से कम मेरे हिसाब से और भी बढ़ सकता है, कम से कम 7,000 करोड़ होगा। 1 लाख एकड़ में 7,000 एक फसल के लिए पानी देने के लिए 7 लाख करोड़ पर एकड़, 7 लाख, 7,000 करोड़ टोटल, 1 एकड़ का 7 लाख। हनुमंतराव जी का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 15,000 रुपये एकड़, 150 करोड़ में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, और 3 फसल के लिए पानी, ये उसका काफी अंतर है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पोलावरम बनकचरला लिफ्ट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया, आप इसे कैसे देखते हैं? इससे पहले जो हम बात कर रहे थे लिफ्ट जी। इरिगेशन की, जी। कालेश्वरम हो या फिर ये प्रस्तावित कोडंगल प्रोजेक्ट तेलंगाना वाली, ये आंध्र प्रदेश वाली प्रोजेक्ट, ये इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर है। तो जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो गोदावरी नदी के ऊपर बना है, तो गोदावरी पारिवाहिक क्षेत्र से इसको कृष्णा के पारिवाहिक क्षेत्र में पहुंचाने का प्लान है, और इसकी लागत जो इनिशियल एस्टिमेट है 81,900 करोड़, 81,900 करोड़, और इसमें 54,000 एकड़ की लैंड एक्विजिशन है, और उस लैंड एक्विजिशन में 15,300 फॉरेस्ट लैंड है, जंगल की ज़मीन है, और इसको ये आसान नहीं है, इतनी ज़मीन को एक्वायर करना टाइम लग जाता है। खैर वो भी कह रहे हैं कि 8-10 साल शायद लगेगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, और ऐसे प्रोजेक्ट में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, फिर कुछ पावर जनरेशन की वगैरह बात कर रहे हैं, उसको छोड़ के जो सिंचाई की बात है, ये रायलसीमा में 82 लाख जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट जो वहाँ की खेती की ज़मीन है जी। उसके अंदर 30 लाख एकड़ में पानी पहुँचाना चाहते हैं। तो 30 लाख एकड़ पानी पहुँचाने के लिए करीब ये इधर उधर जाके 1 लाख करोड़, ये तो बहुत मामूली बात है, 2 लाख हो सकते हैं और बढ़ के हो सकते हैं जी। आंध्रा के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये 8 लाख नहीं, 80,000 नहीं, 8 लाख करोड़ होंगे, 8-10 नहीं, 50 साल लग जाएंगे, तो वो एक्सट्रीम है, काफ़ी मतलब वहाँ पर भी उसके खिलाफ लोग हैं, यहाँ पर भी तेलंगाना वालों ने भी इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किया। तो उन सब चीज़ों को चंद्रबाबू नायडू जी एक सुलझे हुए नेता है, और उनकी अच्छी पकड़ है, ये सब चीज़ों को सुलझा लेंगे। अगर हम असल बात पे आते हैं तो इसका कितनी लागत हो रही है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जी। आप अगर 30 लाख एकड़ को हनुमंतराव जी के 4 वाटर कॉन्सेप्ट से 3 फसल के लिए पानी देना चाहेंगे, तो इसमें इसकी लागत सिर्फ 4,500 करोड़ होगी, और ये 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से ये हमारी जो सोच है बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में, अब लोगों का भी एक्सपेक्टेशन ये है कि नहीं बड़े प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा, वैसी बात नहीं है। हर चीज़ पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ हम अमल होते हुए तेलंगाना में देख रहे हैं, वहाँ राजस्थान में देख रहे हैं, 3 फसल के लिए पानी आ रहा है,
इस बीच में मैंने अपने टीम को भिजाया है राजस्थान में, फिर एक बार वीडियोस है मेरे पास, जी किसानों से डायरेक्टली बात करके बोल रहे हैं कि हम 3-3 फसल उगा रहे हैं, पहले ऐसा था आज ऐसा है। तो ये काफी हमारे चेंज सामने है, देखने हमारे मिलता है। सामने ये वास्तविक था, ये सच्चाई हमारे सामने है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम्म ये देश के लिए हम हर प्रदेश में इस तरह का भारी प्रोजेक्ट होगा तो इससे जो इन्वेस्टमेंट वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट हो जाए, जी इसकी बजाय लोगों के लिए और दूसरे अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको मैं आगे ले जाना जोर और देना चाह रहा हूँ, इसको आगे ले जाना चाह रहा हूँ। जी जी सर, हमने बात की राजस्थान की, हमने बात की तेलंगाना की, अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र ने सिंचाई पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया, पर फिर भी राज्य के एक बड़ा हिस्सा सूखा है। आपके हिसाब से वहाँ क्या किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा पैसा इरिगेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है जी और स्टोरेज कैपेसिटी पे, वो डैम रिजर्वायर में जितनी पानी की क्षमता है पूरे देश के अंदर कंपेयर करके देखते हैं तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। इसके बावजूद आपका विदर्भ है, मराठवाड़ा है और भी अन्य रीजन्स में, प्रांतों में कई ऐसे जगह हैं जो सूखे से पीड़ित हैं, लगातार सूखा पड़ता जाता है। हालांकि वहाँ की बारिश 800, 900, 1000 मिलीमीटर होती है हर साल, फिर भी सूखाग्रस्त इलाका है और काफ़ी किसान परेशान है वहाँ पर। तो अब ये तो मेरे पास बचपन में मैं देखता था कि यहाँ पर एक दवा मिलती है जिंदा तिलिस्मात, उसको बोलते थे कि हर मर्ज की दवा जिंदा तिलिस्मात, खांसी, पेट का दर्द, हर चीज़ के लिए, गले में खराश जो भी हो उसके लिए जिंदा। मेरे पास तो मेरा नुस्खा है हनुमंतराव 4 वाटर कॉन्सेप्ट। महाराष्ट्र में भी इसको कर सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले दिनों में 2010 साल पहले जाते हैं, 2014-15 में जी एक वहाँ पर कार्यक्रम, ये प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा एक वाटरशेड, ज़्यादा पानी को उपलब्ध कराने की कुछ इनिशिएटिव्स थी, उसको नाम दिया था जलयुक्त शिवार अभियान। जलयुक्त शिवार अभियान 1.0 जो हुआ था उसमें 9,700 करोड़ के ऊपर खर्चा हुआ। नीति आयोग का रिपोर्ट है, CAG का रिपोर्ट है कि वहाँ का पैसा जो खर्चा हुआ है उसके हिसाब से वहाँ फायदा नहीं मिला है, वहाँ के पानी की लेवल कुछ भी नहीं बढ़ी है। अच्छा तो ये काफ़ी एक सीरियस उसके ऊपर टिप्पणी की है दो, और वो भी केंद्र सरकार के आपके CAG हो या आपके नीति आयोग CAG, हो, तो ये दोनों ने इस तरह का किया है। तो वो 1.0 हो गया, फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, हट गए, वो हो गया। उसके बाद अब जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर, फडणवीस जी फिर आने के बाद ये 2.0 शुरू किया है। मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी अध्ययन किया, मैंने एक 10 पेज का रिपोर्ट भी भेजा है उनको, इसमें क्या कमियां हैं, किसने क्या कहा है, ये क्यों इसको कहा है, क्या करना चाहिए। मैंने तो सुझाव दिया था इस चीज़ को सही करना है। देखिए, सूखे से मुकाबला करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी की उपलब्धि, वाटर सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, और ये होना है तो इसका एक ही उपाय है, ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट। इसके आधार पर आप कार्यक्रम अमल करेंगे तो अच्छा होगा। खैर, मुझे मुख्यमंत्री से मैंने उनसे मिलने के लिए भी पूछा था, वो चल नहीं रहा था, वो कुछ जवाब आया नहीं था। इस बीच में महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल CH विद्यासागर राव जी, हम सागर जी उनको बोलते हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने उनको ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, क्योंकि वो भी बहुत जानकार आदमी है, कोई बात बोलते हैं तो एकदम समझ लेते हैं। उन्होंने भी जब बीजेपी में राष्ट्रीय यहाँ के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी गोदावरी के लिए बहुत काम किया था। जब हमें कर रहा था ट्रस्ट की तरफ से, वो भी कर रहे थे। तो पानी में हर कुछ आजकल पानी जो है जीवन का आधार है। हम किसी हाल में हमको पानी, किसी भी सूरत में पानी को लाना है और बचाना है और बढ़ाना है
और उस पर कम खर्चा होना चाहिए। जी, तो ये जी। चीज़ सागर जी ने समझा हम्म, और उन्हें सुझाव दिया कि वो उनके अभी जो राज्यपाल थे, आज जो भारत के उपाध्यक्ष बने हैं, सीपी राधाकृष्णन जी राज्यपाल थे, तो उनसे उन्होंने बात किया है और मेरे लिए अपॉइंटमेंट करवाया। अच्छा। और मैं 3 जुलाई को राज्यपाल के हुदे में राधाकृष्णन जी से मेरी मुलाकात हुई। 1 घंटा उनके साथ में रहा, पूरे सारे रिपोर्ट्स जो मेरा स्टडी था सारा मैंने उनको दिया है, उनको समझाया, प्रेजेंटेशन वगैरह। तो बहुत उससे इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए। उनके सेक्रेटरी भी वहाँ पर साथ में मीटिंग में शामिल थे। तो बोले कि मैंने बोला कि मेरी 76 साल की उम्र हो गई हम्म, और जो बाकी मेरे दिन है, जितना भी है, ये पूरी मैं इसी में लगा दूंगा, पानी में, हनुमंतराव के कॉन्सेप्ट में। बोले कि आप इतना इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ज़रूर इसको अमल पायलट करेंगे। प्रोजेक्ट के तौर पर हम इसको अमल करेंगे। और इस बीच में मैंने उनको ये भी जिक्र किया था कि हमने एक नेशनल सिंपोजियम किया था। हम्म, पिताजी का जो ट्रस्ट है, चन्ना रेड्डी मेमोरियल ट्रस्ट, और तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दोनों के संयोजन में हमने एक नेशनल सिंपोजियम का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था 22-23 मार्च को। और उससे बोले कि हम भी वहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। और 25 जुलाई को हमारी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई गवर्नर के सेक्रेटरी और 3 वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और मैं था। और उसमें उसकी मिनट्स बने। उसमें कहा गया है कि शशिधर रेड्डी जी ने बहुत अध्ययन किया है तेलंगाना और राजस्थान में जो हनुमंतराव जी का 4 वाटर कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट हुआ है। तो राजस्थान हमें महाराष्ट्र में भी यहाँ पर सूखा पड़ता है, इसके हल करने के लिए कुछ ना कुछ ठोस उपाय करने की ज़रूरत है। तो शशिधर रेड्डी जी के गाइडेंस में, उनकी मदद और गाइडेंस से हम ये इसको पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो मुझे खुशी है कि इस यहाँ तक मैं उसे ला पाए हैं। ला पाया हूँ। और आज वो महामहिम भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि उनकी जो उसमें जो रुचि रही, जो रुचि दिखाई उन्होंने, हम्म, इससे इसको और भी बढ़ावा मिल सकता है। पिछले दिनों में बीजेपी के एक सीनियर सांसद, राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण जी ने राज्यसभा में इसका उल्लेख किया। कॉलिंग अटेंशन नोटिस 0 ओवर में शायद कुछ पार्लियामेंट में बात किया है। 4 वाटर कॉन्सेप्ट में तेलंगाना में और राजस्थान में इसका क्या फ़ायदा हुआ है, हनुमंतराव जी का कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी सांसद इससे प्रभावित हुए, उनसे बात की, एक ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम सांसदों को मिला के हम करेंगे। मैं नीति आयोग से भी बात करने की मेरी चेष्टा रहेगी। और और यहाँ पर हैदराबाद में मुझे तेलुगु स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मैसेज उन तक नहीं जा रहा है, मगर देश भर में जा लग रहा रहा है है। कि देश भर में जाएगा। यहाँ पर मैंने जो बात की, राधाकृष्णन जी से जो मेरी बात हुई, वेल्लोर के वीआईटी इंस्टीट्यूट के, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो चांसलर, जो उनके जो जिनकी इसकी स्थापना की थी, वो आए थे हैदराबाद में। तो पिताजी के बहुत उनके करीब रिश्ते रहते थे, उनके पोत्री की शादी थी, तो आए मुझे न्योता दिया। न्योता देने के लिए। और उनको मैंने ये जब जिक्र किया कि बोले कि हम वेल्लोर में भी, उनके कॉलेज इंस्टीट्यूट में 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर भी हम काम करेंगे। अच्छा। और वेल्लोर में भी हम पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। जी, तो जी। इस तरह से इसको बढ़ा रहे हैं। तो मेरी तो आशा रहेगी कि हमारे आंध्रा तेलंगाना के लोग भी इसे समझे, समझे। और महाराष्ट्र के लोग समझे, मध्य प्रदेश के लोग समझे। और जहाँ जहाँ ये बड़े प्रोजेक्ट्स की कल्पना हो रही है, कहीं कहीं काम शुरू हो चुका है। अलग अलग स्टेजेस में है। तो इस वजह से इसके ऊपर पुनर्विचार करना ज़रूरी है कि हमारे इरिगेशन सेक्टर में किस तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए इसको। और ये तभी हो सकता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सही उनके सामने इसको हम पेश कर सकेंगे, और वो तो ऐसे पकड़ लेंगे, उनके जी। लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं,
उन्होंने एक टीवी चैनल के एक कॉन्क्लेव में बताया था कि एक प्रोजेक्ट के बारे में, रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में आधे घंटे के लिए टाइम लिया प्रेजेंटेशन के लिए, और प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटा उस पर बैठे और हर चीज़ में डिटेल में गए। तो ऐसी प्रधानमंत्री है, और इस चीज़ को सही मानों में सही करना है तो ये सिर्फ मोदी से ही मुमकिन होगा। जी, और ये सही कहा क्योंकि आपने। एकदम पकड़ लेंगे तो उनके निर्देश, क्योंकि देश भर में अगर कोई एक अच्छी तरीके से एक नए कार्यक्रम को अमल करना है तो केंद्र सरकार, और इसमें अभी ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं ना, मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में जो एक लिफ्ट इरिगेशन की बात नहीं किया, लिफ्ट इरिगेशन एक नदियों को अनुसंधान कर रहे हैं, 2 नदियों को, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, 87,000 करोड़, 87,000 करोड़, और पानी देंगे 2.5 लाख एकड़। 2.5 लाख एकड़ को हनुमंतराव के कॉन्सेप्ट में करेंगे 375 करोड़ में ये काम पूरा हो सकता है। और उसमें राज्य सरकार ये चाहती है कि उसमें 25% केंद्र से आए। 25% का मतलब होगा करीब 22,000 करोड़। जो काम 375 करोड़ों में पूरा हो सकता है, उससे आप केंद्र से 300। मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम जो जहां जहां पर इम्प्लीमेंट, सब राज्य इनको इम्प्लीमेंट करना है कि आज वाटर, बारिश के ऊपर आधारित बहुत बड़े इलाके हैं जो सूखेग्रस्त होते हैं, तो सारा पैसा केंद्र से भी आ जाए तो कोई इसमें बहुत कम में निकल जी, जाएगा। जी। जैसा आपने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद शशिधर रेड्डी सर, आपने विचार हमसे शेयर करने के लिए। ये साफ है कि पानी की सुरक्षा के लिए सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना काफ़ी नहीं है। हमें सस्ते और लंबे समय तक चलने वाले हल चाहिए। वाटरशेड विकास अगर ध्यान से अपनाया जाए तो ये देश की पानी का भविष्य बदल सकता है। अंत में ये हमारे दर्शकों के लिए और भी महत्वपूर्ण होगा अगर आप आपके अंतिम संदेश दें कि भारत को आज ही ऐसे मॉडल्स क्यों अपनाने चाहिए। हम देखते आए हैं कि आज इतने हमने इरिगेशन में आगे काम किया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देश में सूखाग्रस्त एरिया बहुत है, और हर जगह पानी पहुंचाने के लिए, हर किसान को पानी पहुंचाने के लिए, और खासकर गरीब पिछड़े वर्गों के जो किसान, सूखे जहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसी जी, ज़मीन वाले हैं, जी, हम सबको पानी पहुंचाने के लिए ये सिर्फ हनुमंतराव के 4 वाटर कॉन्सेप्ट से ये मुमकिन हो सकता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में इसका विस्तार कर सकें, और केंद्र सरकार से भी जो लागू हो रहे हैं, जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी जो काम चल रहा है, वो हनुमंतराव के कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा उसमें चल रहा है, उसमें 1/4 भी काम नहीं हो रहा है। मगर एक बार करते हैं तो बोले कि, और क्लेम कर देते हैं कि इतना हमने ट्रीट किया है, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष में, इनसे सामने रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं मांगने वाला हूँ उनसे समय, और जैसे भी जल्द से मिल जाए तो उनके नॉलेज में आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो पूरे मुमकिन पूरे है। देश में एक ऐसा बदलाव आएगा, कम खर्चे में हम पानी और वाटर सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ देश तक सीमित हुआ, एक कोई राज्य की बात नहीं है, बात इस नहीं, देश की बात ग्लोबल। नहीं है, राष्ट्र की बात नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, प्रत्येक, खासकर जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, कई अफ्रीका एशिया के देश हैं, वहाँ पर भी पानी की बहुत दिक्कत है। उन सब के लिए भारत और मोदी जी के नेतृत्व में एक वाटर सिक्योरिटी में भी उनका नेतृत्व इसको आगे ले जा सकता है। जी सर, ये था हमारा खास संवाद पल्लवी टीवी पर। बने रहिए हमारे साथ और भी महत्वपूर्ण चर्चों के लिए। मैं बंसरी त्रिवेदी, आपकी एंकर। धन्यवाद।